हम रामरोज कुमार आप लोगों के बीच। देखिए दोस्तों, अब तक ले हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम दिए हैं। तीनों एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलाए हैं। इस यूनिवर्सिटी का कोई ठीक नहीं रहा है कि किस यूनिट में कौन यूनिट का क्वेश्चन पूछेगा और कौन क्वेश्चन कहाँ पूछेगा। हाँ, लिख रहा है कि 3 गो यूनिट है या लिख रहा है 5 गो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये कैसे संभव है? हाँ, इसलिए आप लोग से यही हमारी राय है कि आप लोग 20 क्वेश्चन पढ़िए, अब 20 क्वेश्चन को जानिए और कहीं से क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर लिखा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक ही वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में जो हमारा हेल्थ एंड फिजिकल और योगा वाला जो है, ये हमारा 11B का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका हम लोग आज एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है हम लोग समाप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में क्वेश्चन पूछता है कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार कि माध्यमिक विद्यालय में किशोरों को स्वास्थ्य के प्रति किससे सजग रहने की जरूरत होगी, इसमें शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका को दर्शाइए। 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का क्या अभिप्राय है, यह कार्यक्रम संलग्न कैसे करेंगे। तो इस सब क्वेश्चन जो है ना, इस सब को जानने से पहले हमको सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बच्चों में शारीरिक, भावात्मक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास कैसे करेंगे। तो उसका सबसे पहले प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना में है स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं वे निरोग रहते हैं, तथा इसके विपरीत जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होते हैं वे अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। पहले समय में स्वास्थ्य को शरीर का सही सलामत या निरोगी अवस्था होना ही माना जाता था। देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ निरोग एवं प्रसन्नचित्त होना माना जाता था। एक आम धारणा होती थी कि स्वास्थ्य बीमारी का अभाव है, लोग कितना हष्ट पुष्ट हो जाए, शरीर की स्वस्थ मानते थे और यह शरीर के अंगों एवं विभिन्न संस्थाओं की समान रूप से कार्य करने की स्थिति है। परंतु बदलते समय के अनुसार स्वास्थ्य के अर्थ और व्यापक होता चला गया है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यक्ति के 3 मुख्य आधार माने हैं। क्या माने हैं? पहला है शरीर, जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं। दूसरा है मन, जिसे माइंड कहते हैं। तीसरा है आत्मा, जिसे हम लोग सोल कहते हैं। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह समाज की एक अभिन्न इकाई है। अतः उसे स्वस्थ तभी माना जा सकता है जब उसका शरीर, मन और आत्मा पूर्णतः स्वस्थ हो और इसके साथ इसमें सभी प्रकार के संबंधित गुणों का समावेश हो। संपूर्ण स्वास्थ्य वह अवस्था है जो कि मनुष्य को अपने जीवन हर प्रकार के भरपूर तरीके से जीने के योग्य बनाती है। स्वास्थ्य वह शारीरिक, भावात्मक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक योग्यता है जो हमारे शरीर को लगातार बदलते हालातों के अनुसार ढालने के योग्य बनाती है और इसका उपयोग शरीर को और अधिक सुदृढ़ बनाने, थकावट का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य का ज्ञान रखने वाले धीरे धीरे इस धारणा को अब त्यागते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का इलाज या इसकी रोकथाम तक ही सीमित है। उनका स्वास्थ्य के प्रति जो संकल्प अब है उसमें इस बात का जोर दिया जाता है कि उसमें स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेत्र को ध्यान में रखा व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने हमें एकमात्र शरीर दिया है और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। जीवन में शिक्षा, खुशी, संपन्नता, सफलता आदि को प्राप्त करने तथा एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य शरीर की उन अवस्था से है जिसमें शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, मन और बुद्धि प्राकृतिक रूप से कार्य करें, उनमें आपसी तालमेल हो और जिससे मनुष्य अपने आप को शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए सक्षम समझे। देखिए, शरीर और मन का अटूट संबंध है।
शरीर और मन का क्या है, अटूट संबंध है। स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ मानसिक व भावात्मक शरीर भी आवश्यक है। आइए, कह रहा है कि स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ मानसिक व भावात्मक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1997 के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग अथवा असमर्थता या अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। JF विलियम के शब्दों में क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके तथा दूसरों के अधिक से अधिक काम आ सकें। तीसरा है वाल्टर एवं स्मर्लिंगर के शब्दों में स्वास्थ्य वह मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अवयवों व आंतरिक रूप से तथा अपने स्वास्थ्य से बाह्य रूप में पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। इस प्रकार 2-3 को पढ़ लीजिए, हो जाएगा। आगे देखते हैं। ओबरट्यूफर के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने का सक्षम होता है। 5वां डॉक्टर थॉमस वुड का कहना है स्वास्थ्य उन सभी अनुभवों का योग है जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग चलेंगे स्वास्थ्य के पक्ष क्या है। देखिए, स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष है जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ये सभी पक्ष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब भी हम संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य के इन समग्र पक्षों के बिना स्वास्थ्य का अर्थ अधूरा माना जाएगा। स्वास्थ्य के इन सभी विभिन्न पक्षों को संक्षिप्त विवरण हम लोग जानेंगे। पहला है हमारा शारीरिक पक्ष जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है। स्वास्थ्य के प्रति शारीरिक पक्ष क्या है? देखिए, शारीरिक पक्ष का संबंध शरीर के बाहरी व आंतरिक तौर पर संपूर्णता के साथ काम करने से है। शारीरिक पक्ष से अभिप्राय है कि शारीरिक प्रणालियों व अंगों का ठीक व सुचारू ढंग से कार्य करना तथा व्यक्ति का निरोग एवं हष्टपुष्ट होना। इसके अलावा दैनिक जीवन के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए शरीर योग्यता का होना भी बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति को अच्छी तरह से जीवन यापन करने, कार्य करने और उनमें आनंद लेने तथा सेवा करने का योग बनाती है। अगला हम लोग जानेंगे मानसिक पक्ष क्या है, मेंटल एस्पेक्ट। मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या भावात्मक दृष्टिकोण का संतुलन विकास है जो उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना सिखाता है। अच्छा स्वास्थ्य शरीर और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, परंतु यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह स्वास्थ्य सब नहीं माना जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य मन अर्थात संवेगों, सहजात वृत्तियों और प्रवृत्तियों को समझने में हमारी सहायता करता है। इससे हमें दूसरे के संवेगों, विशेषताओं और व्यवहारों को भी समझने में सहायता मिलती है। आगे हम लोग जानेंगे सामाजिक पक्ष। सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाने और होने के लिए मनुष्य को अपने परिवार, समुदाय और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देना पड़ता है। जो माता पिता अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हैं वे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। जो इस विषय में दोषी, लापरवाह या असफल पाए जाते हैं उन माता पिता को सामाजिक बुराई या अभिशाप समझा जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के सामाजिक स्वास्थ्य के स्तर पर मापन उसके व्यक्तिगत भावना के आधार पर नहीं होता है, अपितु दूसरे की खुशहाली या संपन्नता पर बड़े प्रभावों के मानदंड के मूल्यांकन से किया जाता है। डोनाल्ड के अनुसार, डोनाल्ड क्या कहते हैं, आइए, व्यक्ति के अपने आप व औरों के साथ संबंध कितना प्रगाढ़ या किस किस्म के हैं और भाईचारे के कामकाजों का गतिविधियों में यह किस हद तक शामिल होता है जैसे तत्व ही उसके सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषित करता है। आगे हम लोग जानेंगे भावात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट। अपने व्यवहार, दृष्टिकोण व अपने कार्यों द्वारा जो वातावरण हम तैयार करते हैं उसे भावात्मक वातावरण कहा जाता है। यह वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर असर डालता है। भावात्मक स्वास्थ्य से अभिप्राय है हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। किसी व्यक्ति के भावात्मक तौर पर स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब उसकी भावनाएं सकारात्मक हो और उन पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। 5वां है आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से अभिप्राय है व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसकी ओर
जिसकी ओर से जिंदगी का मकसद व अर्थ जानने का प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उस दौरान आध्यात्मिक पक्ष उसे संयमित जीवन जीने तथा सही निर्णय लेने से मार्गदर्शन करता है। इससे स्वयं की समझ, इसका आशय है कि मैं और मेरी शरीर की समझ दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, इसकी समझ विकसित होता है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। स्वस्थ व्यक्ति को अपनी ही जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य व्यक्ति की अपनी ही जिम्मेदारी है। इसकी अच्छी प्रकार से तथा समय पर देखभाल व्यक्ति के लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है तथा इसके प्रति लापरवाही सजा के रूप में प्राप्त होती है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को सकारात्मक कारक जो स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य की ओर तथा नकारात्मक कारक जो कि स्वास्थ्य को शून्य दिशा की ओर ले जाते हैं, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किए जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में व्यक्तिगत कारक क्या होता है। एक व्यक्ति को संपन्न एवं समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में शामिल करना चाहिए। पहला है दैनिक व्यायाम करना चाहिए। एक व्यक्ति को दैनिक व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तभी उसका शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तीसरा है दैनिक जीवन के कार्यों को करते समय सही शारीरिक आसन बनाए रखना चाहिए। चौथा है नियमित रूप से संतुलित तथा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पांचवा है उपयुक्त नींद, आराम तथा मनोरंजन। छठा है जीवन के प्रति सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। अब दूसरा चलेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक में अनुवांशिकता तथा वंशानुक्रम कारक जो है, वह गुण जो माता पिता से उनके बच्चों में चले जाते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं। इन्हें जन्म के पश्चात बदला नहीं जा सकता है। इन गुणों को अनुवांशिकता कहा जाता है। मंदबुद्धि, डायबिटीज, एड्स, मेटाबॉलिज्म में खराबी, उच्च रक्तचाप इत्यादि ऐसे रोग हैं जो साधारणतः माता पिता के बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अच्छी अनुवांशिकता बच्चों को सुदृढ़ शरीर तथा अच्छा मानसिक प्रदान करता है, जबकि एक कमजोर अनुवांशिकता शारीरिक विकारों तथा रोगों का कारण बनती है। तीसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट। बच्चा गर्भधारण के पश्चात ही वातावरण से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। यह एक सच्चाई है कि इस संसार में एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्षों का वातावरण पूरी तरह से प्रभावित करता है। वातावरण में एक बच्चे का पारिवारिक समूह, व्यवसाय, दोस्त व समाज आदि सभी शामिल होते हैं। देखिए, वातावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक वातावरण, दूसरा है बाहरी वातावरण। पहला आंतरिक वातावरण में क्या है, इसमें मनुष्य के शरीर का तापमान, विभिन्न प्रणालियों के समान कार्य, उत्सर्जन प्रक्रिया, रक्त स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि शामिल होता है। जबकि बाहरी वातावरण में इसके अंतर्गत साफ सुथरे मौसम के अनुकूल कपड़े, घर, स्कूल, सड़कें, शुद्ध पानी उपलब्धता, पौष्टिक खाद्य सामग्री, व्यवसाय कार्य करने के स्थान का माहौल आदि आता है। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। स्वास्थ्य के चौथा कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत जीवन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तरीकों से जीना सिखाता है। करा है स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी स्थिति या पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अंधविश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, अच्छी आदतें, खाना पकाने के तरीके, बच्चों का पालन पोषण, जनसंख्या, शहरीकरण, परिवार का आकार, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक स्थिति, खर्च करने की क्षमता आदि हमारे देश भारत में व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा है मानसिक मनोवृत्ति। अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक रवैया व्यक्ति के जीवन में उत्साह भर देता है तथा स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में सहायता देता है। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक रवैया विनाश, हताश, बेचैनी तथा खराब सेहत की तरफ ले जाता है। एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का ढंग सदैव व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करता है। अपर्याप्त नींद, अनियमित दिनचर्या, नशीले तथा पदार्थों का सेवन, आराम न करना, पोषक तत्वों की कमी, जीवन की भाग दौड़ तथा मोटापा आदि कुछ कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे स्वस्थ कुशल क्षेत्र की संकल्पना। स्वस्थ कुशल क्षेत्र की संकल्पना कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुशल क्षेत्र, यहाँ 6 में लिखा है, इसको क्षेत्र बना लीजिए। कुशल क्षेत्र किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यपूर्वक स्वास्थ्य का प्रदर्शन होता है। इस प्रकार कुशल क्षेत्र किसी व्यक्ति के पर्याप्त स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, समुचित पोषण, तनाव मुक्ति, धूम्रपान निषेध, अल्कोहल और ड्रग उपयोग न करना, रोग निदान व स्वास्थ्य शिक्षा, नियमित शारीरिक जांच को लेकर पर्यावरणीय सहयोग को प्रकट करता है। अब हम लोग आगे जानेंगे
स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेत्र का महत्व क्या है? स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र का महत्व क्या है? देखिए, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। यह कहावत स्वास्थ्य के महत्व को प्रकाशित करती है, जिसका एकमात्र भाव यह है, यदि हम स्वस्थ हैं तो धन कमा सकते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि यदि हम धनी हो तो स्वस्थ भी होंगे। स्वस्थ वास्तव में शिक्षा, खुशी, सफलता, अच्छे नागरिक बनने में आनंदमय जीवन की कुंजी है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से कोई कार्य नहीं कर सकता है। परिणाम स्वरूप वह समाज की एक उपयोगी इकाई बनकर भी उस पर एक प्रकार का बोझ बना जाता है। स्वस्थ मनुष्य समाज का आधार होता है। वह न केवल स्वयं हष्टपुष्ट, सुंदर, प्रश्नोन्नत व परिश्रमी होगा, अपितु एक अच्छा पिता माता, अच्छा अभिभावक, अच्छा शिक्षक, अच्छा नागरिक बन सकता है। स्वास्थ्य के महत्व को हम एक और दृष्टि से भी देख सकते हैं, और यह है अपने देशवासियों की स्वस्थ रखकर, अस्पतालों को निर्माण तथा चिकित्सकों के विभिन्न साधनों पर खर्च होने वाले धन को बचाकर देश की प्रगति के लिए अन्य दिशाओं में मदों के खर्च को देखिए देश की प्रगति के लिए अन्य दिशाओं एवं मदों में खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा विदेशी, विशेषकर पश्चिमी देशों में बहुत प्रबल है। कह रहा है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बचाव अच्छा है के सिद्धांत पर चलती है, और यही सिद्धांत उनकी प्रगति का मूल आधार भी है। अतः स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखकर हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सामाजिक स्वास्थ्य के सभी संभव उपाय करने चाहिए। बेकान के अनुसार स्वस्थ शरीर आत्मा व अतिथि ग्रह है। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि ग्रह है और दुर्बल तथा रोगी शरीर आत्मा का कारागृह है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होने के कारण जीवन शक्ति से पूर्णतः भावात्मक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक रूप से सहनशील एवं चिंता रहित होता है। सामाजिक दृष्टि से सहयोगी, परोपकारी, निवासी, दूसरे को सम्मान वाला होता है। आगे हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक क्या है। स्वास्थ्य के निर्धारक, मान लीजिए स्वास्थ्य रहने के लिए क्या क्या निर्धारक होना चाहिए। आइए तो डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ। अनेकों ऐसे कारक हैं जो एक साथ मिलकर व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, यह उसके वातावरण को प्रभावित करते हैं। लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, यह उसके वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें वह रहते हैं। इसमें अनेक कारक जैसे हमारा वातावरण, अनुवांशिक, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, हमारे पारस्परिक संबंध आदि हमारे स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करते हैं। स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारकों का उल्लेख नीचे दिया गया है। जैसे भोजन, पहला में क्या है, भोजन यानी कि फूड। भोजन का हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि जैसा खाओगे वो अन्न वैसा होगा मन। हमारा खान पान हमारे विचारों को प्रभावित करता है तथा विचारों से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन संबंधी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संतुलित व पौष्टिक हो। दूसरा है, दिन में 3 या 4 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक बार भोजन में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। प्रत्येक बार जब भोजन करते कम से कम कितने घंटे का अंतर होना चाहिए? 4 घंटा का अंतर होना चाहिए। यदि संभव हो सके तो भोजन करने का समय निश्चित कर लेना चाहिए। चौथा है, भूख लगने पर ही भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है तथा भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा है, भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन चबा कर खाना चाहिए। छठा है, भोजन करते समय अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। भोजन करते समय ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए तथा भोजन करने में जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। भोजन बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। अपर्याप्त भोजन बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। दूसरा है स्थान, लोकेशन। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वह भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में शहरीकरण के कारण अनेकों व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से लोगों को स्वस्थ पीने के पानी, साफ सफाई, उपयुक्त प्रकाश, खाने पीने की वस्तुएं की शुद्धता, अच्छे कपड़े रहने के लिए उपयुक्त जगह आदि मूलभूत सुविधाएं बहुत सारे लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है,
जिसके कारण अनेक प्रकार के संक्रामक रोग, दुर्घटनाएं, आपसी झगड़े की वजह से चोट लगना या मृत्यु होना आदि परिस्थिति संबंधी विपदाएं आती रहती है, जिसके कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। कराए स्वास्थ्य सेवाएं एक व्यक्ति को स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है। स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना है, मार्गदर्शन करना, रोगों की जांच करना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाएं, मिड डे मील, टीकाकरण तथा उपचारात्मक उपाय करना है। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उसे अच्छा बनाए रखना है। चौथा है साफ सफाई, सैनिटाइजेशन। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा सुधार में आवश्यक उपायों में साफ सफाई एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अंतर्गत मनुष्य और पशुओं के अवशिष्ट का सही निपटारा, खुले स्थान पर शौच न करना, शौचालय का उचित उपयोग, गंदगी न फैलाना आदि को बढ़ावा दिया जाता है। नागरिकों को स्वयं के स्वास्थ्य के साथ दूसरे के स्वास्थ्य को भी रक्षा करने के लिए जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग को स्वास्थ्य के प्रति में समान जानकारी ले लिए। स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कैसे करेंगे। देखिए भूमिका आ जाते हैं, पहले छोटा मोटा इस पर ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे आगे। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है। बच्चा कैसा आचरण करे इसका निर्णय उसके माता पिता, परिवार के सदस्य और समाज करता है। ये सदस्य ही उसे सीधे बतलाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी आचरण को बार बार दोहराने पर यह आदत में बदल जाता है। अतः यह कहना युक्ति संगत होगा कि आदतों के निर्माण में परिवार की भूमिका अहम होती है। अच्छी आदतों का निर्माण नैतिक शिक्षा का मुख्य अंग है, इसके लिए व्यवहारिक कार्य बड़ा प्रभावी रहता है। आगे महत्वपूर्ण आदतें। महत्वपूर्ण आदत क्या होता है? सफाई पहला सफाई है क्लीनर्स, यानी कि पहला में है घर में सोने बैठने के कमरे की सफाई, भोजन के स्थान की सफाई, पढ़ने के स्थान की सफाई, आवश्यक होने पर घर के आस पड़ोस व मोहल्ले की सफाई करना। दूसरा है भोजन के महत्वपूर्ण आदत क्या होना चाहिए? दूसरा है भोजन के बर्तनों की सफाई, पुस्तकों एवं कापियों की रख रखाव, पेन, साइकिल इत्यादि की सफाई करना। तीसरा है वस्त्रों के गंदे होने से बचाव, वस्त्रों को धुलाई करना, उसको तह करके रखना, बटन आदि लगाना, जूते मोजे साफ करना। तो दूसरा है स्व अनुशासन। टिकट खरीदते समय, बस में चढ़ते समय, पानी पीते समय अपनी बारी की प्रतीक्षा करना तथा बारी आने पर कार्य पूरा करना। दूसरा है सभा एवं बैठक में शांति व अनुशासन बनाए रखना, घर में शांति बनाए रखना तथा शांति व्यवस्था करने वाले का यथेष्ट सहयोग करना। तीसरा है खेल संबंधी आदतें। खेलने के समय खेलना, खेल में दूसरे के जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना, विपक्षी की जीत हो जाए तो उसे बधाई देना, निर्णायक का आदेश मानना तथा खेल के नियमों का पालन करना और ईमानदारी रखना। चौथा है समय प्रबंध। बालक को समय के महत्व का ज्ञान कराया जाए, इसे समय का स्कूल जाने, समय पर खेलने, समय पर पढ़ने, समय पर गृह कार्य करने, बस, रेल, उत्सव स्थल, आमंत्रण स्थल जाने तक समय पर सोने, उठने, बैठने, शौच तथा स्नान इत्यादि करने का सब समय से उनको करना चाहिए। देखिए बोलने संबंधी आदत। मान लीजिए बोलने संबंधी क्या आदत है? देखिए नम्रता से बोलना, गाली नहीं देना, आप कहकर बोलना, अपनी बात शिष्टापूर्वक कहना, जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना तथा वार्तालाप में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना। घर आए अतिथि का अभिवादन करना, उनका नाम काम की जानकारी करना, उन्हें बैठने और जलपान करने का आग्रह करना आदि। बच्चों का बोलना सहज, सरल और मर्यादित होना चाहिए। अभिभावक का सम्मान। बड़ों के मिलने पर, बिछोड़ने पर अभिवादन करना, बड़ों का आदर करना तथा छोटों से स्नेह करना। सातवां है भोजन संबंधी आदतें। समय पर भोजन करना, भोजन के लिए मुंह खोलकर बैठना। समय पर भोजन करना, भोजन के लिए मुंह धोकर बैठना, जूठन नहीं छोड़ना, बर्तनों को वापस स्थान पर रखना एवं भोजन करने के स्थान की सफाई करना। अन्य आदतें क्या है? काम में पहल करना, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व होने तक बीच में नहीं छोड़ना, घर के कार्यों में रुचि लेना, मित्रों के साथ सहयोग करना, मित्रों एवं भाई बहनों के साथ बैठकर खाना खाना, ये सब होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं।
व्यक्तिगत साफ सफाई दिया है, तो व्यक्तिगत साफ सफाई में क्या आ जाएगा, त्वचा का देखभाल आ जाएगा, मुंह की सफाई आ जाएगा, दांतों का देखभाल हो जाएगा, कानों का देखभाल हो जाएगा, आँखों का देखभाल हो जाएगा, नाक का देखभाल हो जाएगा, नाखूनों का देखभाल हो जाएगा, बालों का देखभाल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अगला हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जानेंगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध। स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है। स्वस्थ मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। स्वस्थ मनुष्य समस्त सुख एवं वैभव का उपयोग करने में सक्षम होता है। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों की जानकारी मनुष्य सुख व दुख के अनुभव से हो जाती है। आगे हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य की अवधारणा, समान अर्थ में स्वास्थ्य शरीर के सभी अंगों एवं तंत्रों को ठीक से कार्य करने की स्थिति है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता पर परिचायक है। समान मनुष्य के लिए स्वास्थ्य का अभिप्राय स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ वातावरण से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य के 9 विचार। स्वास्थ्य के क्या 9 विचार हैं? स्वास्थ्य एक मौलिक मानवीय अधिकार है। स्वास्थ्य विकास का संपूर्ण अंग है। स्वास्थ्य विश्वव्यापी सामाजिक उद्देश्य है। स्वास्थ्य और इसका रख रखाव एक विशाल सामाजिक विनियोजन है। इस तरह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुणात्मक पक्ष है जो एक व्यक्ति को अधिक समय तक बनाए रखने और कार्य करने की दृष्टि से क्षमता प्रदान करता है। इसमें जीवन सुखमय हो जाता है तथा व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में तथा राष्ट्र के रूप में क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न 3 उद्देश्य होता है। पहला है नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यवाही से परिचित कराना। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करना। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश देना। पहला पढ़ेंगे हम लोग शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य क्या भूमिका है। पहला पढ़ेंगे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी कार्यवाही से परिचित कराना। हजारों वर्ष से रोग और मृत्यु को रोजमर्रा की जिंदगी का एक अंश माना जा रहा है, किंतु आज मान्यता सत्य प्रतीत नहीं होती है। चिकित्सा क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मनुष्य इन रोगों के नियंत्रण में बहुत कुछ सफल हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्राथमिक ध्येय नागरिकों को रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य वृद्धि आवश्यक उपायों से परिचित कराना होता है। आगे हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य सेवा का अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करना। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। बालकों को स्वास्थ्य के बारे में बताना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आदतों की और जीवन शैली में अनुकूल परिवर्तन के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य की तत्कालीन समस्या का हल स्वास्थ्य आदतों में सुधार लाने से संभव होता है। तो इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश। हम लोग को टॉपिक जानना है, क्या क्या टॉपिक है। टॉपिक अगर हम लोग को मालूम हो जाएगा तो उसके बारे में तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश देना। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को व्यापक क्षेत्र में समुचित तरीके से पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश देना है। स्वास्थ्य शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल यह व्यक्ति या सरकार पर नहीं है, बल्कि यह समाज, सरकार और व्यक्ति की संयुक्त जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक समाज और व्यक्ति दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। एक व्यक्ति में पाए जाने वाले रोग कहाँ गए, यहीं पे है, आइए। एक व्यक्ति में पाए जाने वाले रोग 2 विभिन्न घटकों के संयोजन से निर्धारित होते हैं। इन दोनों घटकों को जैविक एवं पर्यावरणीय घटकों के विभाजित किया जाता है। ये घटक पारस्परिक क्रिया द्वारा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद या हानिकारक हो सकते हैं। अतः समुदाय या व्यक्ति का स्वास्थ्य अनेक परिस्थिति क्रियाओं का परिणाम है। स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कारकों या घटकों का संक्षिप्त अध्ययन इससे प्रस्तुत किया गया है, जिसे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? अनुवांशिकता हो गया, उसके बाद वातावरण हो गया,
आइए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक में पहला था आनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है जीवन शैली, चौथा है सामाजिक आर्थिक दशाएं, पांचवा है चिकित्सीय सेवाएं, छठा है पर्यावरणीय परिवार कल्याण सेवाएं, सातवां है अन्य घटक। पहला में आनुवांशिकता में देखिए, प्रत्येक मनुष्य के शरीर एवं मानसिक गुण एक सीमा तक गर्भधारण के समय गुणसूत्रों की प्रकृति से निर्धारित होती है। बहुत से रोग जैसे मधुमेह, मिर्गी, मानसिक स्थिरता आदि आनुवांशिक रोग हैं। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति में आंशिक रूप से मनुष्य के आनुवांशिक घटक पर निर्भर होती है। ऊंचाई, त्वचा का रंग, रक्त समूह, चेहरे का समूह इत्यादि माता पिता के गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होती है। इतना हम लोग जान लेते हैं। आगे तो इसके बारे में हम लोग लिख ही सकते हैं। आगे चलते हैं। वातावरण या पर्यावरण। वातावरण और पर्यावरण के बारे में भी हम लिख सकते हैं। रसायन विकिरण, जल, भोजन, वायु आदि सभी मानवीय स्वास्थ्य के निर्धारक घटक हैं। वायु प्रदूषण, सामान, धूल, चिमनियों के निकलने वाले धुएं, सब हम लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। जीवन शैली। जीवन शैली का आस मनुष्य द्वारा अपने रहने की तौर तरीके से है। इसके आंतरिक सामाजिक मूल्यों के सभी पक्ष, दृष्टिकोण तथा क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाता है। जीवन शैली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में वृद्धि अपरिहार्य है। चौथा है सामाजिक आर्थिक दशाएं। सामाजिक आर्थिक दशाएं में क्या है कि मानवीय स्वास्थ्य सामाजिक और आर्थिक दशाएं से भी निर्धारित होती है। विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग भी स्वास्थ्य की स्थिति का निर्धारण सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित होता है। उनमें प्रति व्यक्ति आय तथा शिक्षा, पोषण, रोजगार, आवास और देश की राजनीतिक प्रणाली सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से प्रभावित होती है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से हम लोगों का आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम से क्या अभिप्राय है 2018 में, और यह कार्यक्रम संलग्न कैसे करेंगे। यहीं से हम लोग का इम्पोर्टेंट हुआ। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा, सावधानियां एवं प्रतिरोधक उपाय तथा प्रकृति आपदाओं से सुरक्षा। देखिए, प्रकृति आपदा से सुरक्षा में क्या क्या है। पहला है आग। देखिए, जीव लिखा है, जब नहीं होगा जब होगा। जब तेज हवा चल रही हो तो कागज या पत्तों को खुले में न जलाएं। ध्यान रखिए कि बिजली के उपकरण दोषपूर्ण न हो। यदि कभी आपके कपड़े में आग लग जाए तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं, लोट लगाएं अथवा साफ ठंडे पानी से नहाएं, भागे नहीं। तीसरा है स्प्रिट अथवा पेट्रोल को आग से दूर रखें। दूसरा है डूबना। जब तक पानी की गहराई और प्रवाह गति की शक्ति का ज्ञान न हो तो पानी से दूर रहें। कुएं के जगह अथवा नदी के तट से दूर रहें। किसी को धकेले नहीं, तैरना सीखें। बिजली। हमेशा बिजली के उपकरण को उचित रख रखाव करें। बिजली के किसी उपकरण को प्रयोग के लिए लगाने के पहले स्विच को ऑफ कर दें। उपकरण लगाकर स्विच ऑन कर दें। बिजली के उपकरण को हटाने से पहले स्विच ऑफ करें। जब उपकरण का उपयोग न करना हो तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बिजली के उपकरण या पॉइंटों को कभी गीले हाथों से न छुएं। तूफान, मूसलाधार वर्षा तथा वात चक्र के दौरान गिरे हुए बिजली के तारों और खंभों से सावधान रहें। विषाक्तन। सभी दवाइयाँ घर की सफाई के लिए प्रयुक्त मार्जक, कृमि या कीटनाशक और अज्ञात वस्तुओं से दूर रहें। सभी बोतलों पर उनमें रखी वस्तुओं के लेबल चिपकाएं। बहुत दिनों से रखे भोजन, आइसक्रीम को न खाएं। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का दूसरा बिंदु है भोजन के पोषण तत्व। भोजन के पोषण तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम में दूसरा हमारा पॉइंट आता है भोजन के पोषक तत्व। देखिए, हमारा शरीर नित्य प्रति कार्य में लगा रहता है। काम करने से शरीर को ऊर्जा नष्ट होती है। इसकी पूर्ति शरीर आहार से करता है। अतः शरीर के विकास, पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके पचने पर शरीर की ऊर्जा और गर्मी मिलती है। आहार में निम्नलिखित रासायनिक पोषक तत्व होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछता है संतुलित आहार वाला बताने के लिए, तो इसी पर पढ़ लेंगे लोग तो हम इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग। पहला है प्रोटीन। पोषक तत्व में क्या आता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा श्वेतसार जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, तीसरा है वसा यानी कि फैट हो गया, चौथा है खनिज लवण यानी कि मिनरल साल्ट, पांचवा है जीवनीय गण
यानी कि मिनरल साल्ट्स हो गया पदार्थ, जल हो गया वाटर। देखिए संतुलित आहार आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का संतुलित आहार। देखिए पहला संतुलित आहार का टॉपिक है, पहला पॉइंट है भोजन में आवश्यक तत्व संतुलित अनुपात में होनी चाहिए। भोजन में सभी आहार भूत तत्व जैसे प्रोटीन, श्वेतसार, वसा, लवण, विटामिन, जल आदि होने आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है ये तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित अनुपात में होनी चाहिए। जैसे अधिक शारीरिक श्रम करने वाले के लिए श्वेतसार यानी कि स्टार्च, वसा की आवश्यकता होती है। अस्वस्थ लिंग, व्यवसाय, जलवायु के अनुसार इन तत्वों का अनुपात भोजन में हो। तीसरा है भोजन न कच्चा हो न आवश्यकता से अधिक उबला हो। प्रतिदिन भोजन में परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि एक ही प्रकार के भोजन से मन उब जाता है। चौथा है भोजन शुद्ध और सावधानी पूर्वक बना हो। भोजन ताज़ा हो। बासी भोजन कीटाणु युक्त व विषैला होता है। धूल, कीटाणु, मक्खी आदि से युक्त भोजन न किया जाए। संतुलित भोजन, भोजन सजीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। शरीर के स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है कि भोजन में इन तत्वों के लिए आवश्यक है कि भोजन में इन तत्वों का उचित मात्रा हो। हमारे प्रतिदिन के भोजन में यदि इन पोषक तत्वों को ठीक अनुपात व मात्रा रहे तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन में इन तत्वों की निर्धारित मात्रा होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को निर्धारित मात्रा में भोजन तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व में प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति को 3000 कैलोरी देने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन की नियमित तालिका उपयुक्त मानी जाती है। देखिए जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है, संतुलित भोजन की निम्नलिखित तालिका उपयुक्त मानी जाती है। जो संतुलित भोजन है उसकी तालिका क्या है आइए जानते हैं। भोज्य पदार्थ ग्राम में, कैलोरी में। देखिए आटा 300 ग्राम लीजिएगा तो उसमें 1500 कैलोरी होता है। दाल 35 ग्राम लीजिएगा तो 320 कैलोरी होता है। पत्तेदार सब्जियाँ 112 ग्राम लीजिएगा तो 60 कैलोरी होगा। फल 80 ग्राम लीजिएगा तो क्या हो 84 ग्राम लीजिएगा तो 20 ग्राम कैलोरी मिलेगा। अन्य सब्जियाँ खाइएगा तो 160 ग्राम में कितना मिलेगा 120 ग्राम कैलोरी होगा। मांस अथवा मछली खाइएगा तो 112 ग्राम में कितना होगा 120 ग्राम कैलोरी होगा। दूध 280 ग्राम अगर लीजिएगा तो 180 कैलोरी होगा। तेल, मक्खन, घी आदि लीजिएगा 56 ग्राम ही लीजिएगा तो 400 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। शक्कर या गुड़ खाइएगा 56 ग्राम तो 200 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अंडा 24 ग्राम लीजिएगा तो 80 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। यानी कि योग कितना हो गया टोटल 3000 कैलोरी हो गया। तो एक मनुष्य को संतुलित आहार में कितना बताया गया है ऊर्जा 3000 कैलोरी। अब देखिए अभ्यासकार उपरोक्त तालिका के अनुसार अपनी तालिका तैयार करें। इससे अभ्यास करने वाला है। आगे चलते हैं। कुपोषण की समस्या एवं निवारण, यानी कुपोषण होता है उसकी समस्या क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके बारे में जानेंगे। कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चे और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों से शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चे और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्त अल्पता या घेघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग अथवा रतौंधी, यहाँ तक कि अंधत्व की कुपोषण के ही दुष्परिणाम हैं। इसके अलावा ऐसे 50 रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त व असंतुलित भोजन से होता है। कुपोषण को कैसे पहचानें? कुपोषण पहचानने का क्या है? यदि मानव शरीर की संतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय न मिले तो निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं जिसमें कुपोषण का पता चलता है। पहला है शरीर की वृद्धि रुकावट। दूसरा है मांसपेशी ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना। तीसरा है झुर्रियों युक्त पीले रंग की त्वचा। चौथा है कार्य करने पर शीघ्र थकान होना। पांचवा क्या है पांचवा है मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना। छठा है बाल रूखे व चमक रहित होना। सातवां है चेहरे क्रांतिहीन, आंखें धसी हुई तथा उनके चारों ओर काले वस्त्र बनना। आठवां है शरीर का वजन कम हो जाना। नौवां है नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना। 10वां है हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना। शरीर में सूजन आना अक्सर बच्चों में होता है। ये सब डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। यह पोषक तत्वों की कमी का पता लगाकर आवश्यक दवाइयाँ और खाने में सुधार के बारे में बतलाएंगे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कुपोषण के कारण क्या है? देखिए विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है।
इसका प्रमुख कारण है गरीबी। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीज़ें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते हैं। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल से पेट भर जा पाते हैं। लेकिन गरीब के साथ ही एक बड़ा कारण अज्ञानता तथा निरक्षरता है। अधिकांश लोग, विशेषकर गांव देहात में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे स्वयं अपने बच्चे के भोजन में आवश्यक वस्तुओं को समावेश नहीं करते हैं। इस कारण वे स्वयं तो इस रोग से ग्रस्त होते ही हैं, साथ ही वे अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना लेते हैं। आइए चलते हैं, कुपोषण के निदान क्या है, इसको कैसे दूर करेंगे। देखिए, कुपोषण का निदान कुछ कारकों पर आधारित होता है, जैसे कि अवधि और उपजी कारक। कुपोषण के नैदानिक इतिहास और लक्षण अक्सर कुपोषण के प्रमुख निर्धारक होते हैं। कुपोषण के मूल्यांकन में नैदानिक और इमेजिंग अध्ययनों में छोटा भूमिका होती है। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट और इमेजिंग अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें गहरे कारण या बीमारियों का रूल आउट कर सके जो कि कुपोषण के कारण हो सकते हैं। कुपोषण के निदान में BMI नियमित रक्त परीक्षण भी शामिल होता है। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स, BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें वजन की गणना किलोग्राम में की जाती है, जो कि वर्ग मीटर में ऊंचाई से विभाजित होती है। वयस्कों के लिए स्वस्थ BMI आमतौर पे 18.5 से 24.9 के बीच स्थित होता है। 17 से 18.5 के बीच BMI वाले लोग हल्का कुपोषित हो सकते हैं। जिनके BMI 16 से 18 के बीच है वे अत्यंत कुपोषित हो सकते हैं, और 16 से कम BMI वाले लोग गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं। दूसरा है नियमितता रक्त परीक्षण। एक एनीमिया और अन्य विटामिन और खनिज की कमी का आकलन करने के लिए किया जाता है। निर्जलीकरण, कम रक्त शर्करा और गंभीर संक्रमण के लक्षणों हो सकते हैं। यह रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण हो सकता है। तीसरा क्या है? बच्चों में कुपोषण का निदान। बच्चों के वजन और ऊंचाई को मापा जाता है और उन चार्टों की तुलना की जाती है जो उस उम्र के बच्चे के लिए अपेक्षित औसत ऊंचाई और वजन दिखाते हैं। कुछ बच्चे उनके मुकाबले छोटे लगते हैं और आनुवंशिक रूप से ऐसा हो सकता है। धीमे विकास दिखाने वाले बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं। कुपोषण के उपचार क्या है? अब हम लोग चलेंगे कुपोषण के उपचार क्या है। बच्चों के कुपोषण के उपचार। किसी भी अन्य वायु के मुकाबले कुपोषण से बच्चे और अधिक समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वे विकास दोनों शारीरिक और मानसिक मंदता और फिर से होने वाले संक्रमण को संवेदनशीलता का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चे को कुपोषण के लिए चिकित्सीय उपाय के रूप में उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषण तत्व, विटामिन और खनिज पूरक आदि शामिल है। अंतर्निहित बीमारियों को कुपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से इलाज की आवश्यकता होती है। अब हमें है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रस्तावना। अधिक छात्रों का नामांकन और अधिक छात्रों की नियमितता उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन की महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकतर बच्चों की खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग आती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चे के लिए पूरक पोषक के स्रोत और उनके स्वास्थ्य विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की विभिन्न योजनाओं में अत्यधिक पूंजी निवेश करना है। इस पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर अपनी पूर्ण क्षमता से शिक्षा निर्बाध रूप में ग्रहण करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भोजन के मध्याह्न में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्न लक्ष्यों को प्राप्ति होती है। पहला है प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि। मध्याह्न मिड डे मील से क्या होता है? प्राथमिक कक्षा में नामांकन में वृद्धि होगा। दूसरा है छात्रों के स्कूल पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी। तीसरा है कम आयु वर्ग के बच्चे में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। चौथा है छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। पांचवा है विद्यालय में सभी जाति, धर्म और छात्र छात्राओं को एक साथ एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौंदर्य, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना जागृत करना। आगे हम लोग जानेंगे सेवा का प्रतीक। देखिए, दुनिया भर में रेड क्रॉस का चिन्ह जरूरतमंद लोगों के तटस्थ और निष्पक्ष सेवा का प्रतीक माना जाता है, न कि किसी लाभ या लोभ के लिए। ये चिन्ह घायलों की मदद कर रहे लोगों के लिए और केवल उन लोगों को इस्तेमाल
चाहिए जो इनके इस्तेमाल के हकदार हैं। रेड क्रॉस सेवा प्रतीक। अब आइए आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग जानेंगे। स्काउट गाइड की कार्यशैली परिचय तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग सब आज कंप्लीट कर जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। आवश्यक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं। आवश्यक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, देखिए प्रस्तावना क्या है। स्वस्थ मन तन में ही वास करता है। स्वस्थ मन तन में ही वास करता है। यदि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना है तो उसे स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और उसे दैनिक जीवन के व्यवहार में लाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान अध्यापक के साथ समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय एक लघु समाज है जो राष्ट्र और विश्व के लिए सुयोग्य नागरिक गढ़ता है। इससे विद्यार्थियों के मानसिक, नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए विद्यालय में ही नहीं, समुदाय के ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर विशिष्ट व्यक्तियों के साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को योगदान सराहनीय होगा, जिससे हम अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानव शरीर की रचना सूक्ष्म सजीवों कोषों यानी कि सेल से हुई है। मानव शरीर का जो निर्माण होता है सेलों से हुआ है, कोशिका से हुआ है। कोशिका विभिन्न प्रकार के होते हैं जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। कोशिकाओं का समूह तंतु कहलाता है। इस तंतुओं के शरीर से अंग यानी कि हड्डी बनता है, अंग बनता है। अंग, हड्डी, मांस, रक्त, पेशियाँ, त्वचा, केश इत्यादि सब बनता है किससे? कोशिका से। इन उपरोक्त जब ठीक ढंग से कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़े तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने लगता है तब उसे रोग होने लगता है अथवा वह अस्वस्थ हो जाता है। यही वैज्ञानिक सत्य है। स्वास्थ्य विज्ञान यद्यपि समूचे मानव समाज को स्वस्थ रखने के उपाय बताता है, परंतु स्कूलों में इसका उपयोग आवश्यक है। स्कूलों में समाज के बच्चे पढ़ते हैं और समाज के ही व्यक्ति पढ़ाते हैं। अतः स्कूलों में स्वास्थ्य अध्यापक को छात्रों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उन्हें रोगों से बचाव रखने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देना आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा बच्चे को रोगों से सुरक्षित रखना, दीर्घायु बिताने के उपाय स्कूलों में ज्ञान देना आवश्यक है। बच्चों में पाए जाने वाले रोगों के लक्षण बताना, शरीर रचना समझाना, रोगों का निदान और कारण स्पष्ट करना तथा उनकी रोकथाम हेतु परिचर्या का ज्ञान देना चाहिए। आगे चलते हैं। स्वस्थता तथा स्वास्थ्य। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। साफ, सुंदर और स्वस्थ विद्यालय भवन निर्माण के नैतिक स्तर को भी ऊंचा करने में सहायता होता है। अतः विद्यालय की सफाई और रख रखाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है, विद्यालय को साफ सफाई रखने के लिए विद्यालय सहायकों की आवश्यकता हेतु नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा है, विद्यालय भवन को साफ सफाई व रख रखाव के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें ग्रामीण सदस्य, शिक्षक एवं छात्र परिषद के सदस्य भी शामिल हो। अगला पॉइंट है, विद्यालय की स्वच्छता के परीक्षण हेतु विद्यालय समिति का गठित समिति का नियमित परीक्षण करते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है, अगला है, विद्यालय समिति द्वारा ऐसा कार्य योजना बनाए जिसमें विद्यालय के वातावरण को स्वास्थ्य बनाए रखने में सदैव प्रयत्नशील हो। अगला पॉइंट है, विद्यालय डस्टबिनों पर मुझे प्रयोग करें लिखकर उचित स्थानों पर रखे जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी जगह जगह कूड़ा न फैलाएं। अगला पॉइंट है, विद्यालय के कमरों में डीडीटी आदि का छिड़काव वर्ष में कभी कभी कराते रहना चाहिए जिससे बीमारियों को कीटाणु कमरों में न पड़े रहे। अगला पॉइंट है, पानी के निकास के लिए नालियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। अगला है, विद्यालय में किसी भी स्थान पर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जिससे कीटाणु पनप न सके तथा बीमारियों का कला न बने। अगला है पॉइंट है, विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रयोगशालाएं व्यवस्थित तथा साफ सुथरी होनी चाहिए। अगला कर रहा है, स्वस्थ परिवेश की मुख्य विशेषता। स्वास्थ्य परिवेश की मुख्य विशेषता,
स्वास्थ्यता के महत्व को ध्यान में रखने एवं प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं अन्य बड़े व्यक्तियों को साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करें, जिससे देश को हर नागरिक बच्चे सहित आगे होकर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सके। ये सब पॉइंट आगे हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, विरजन वाला ही नहीं पूछता है, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरा यूनिट में आता है खेल से संबंधित, पूछता है कि खेल कूद के महत्व की चर्चा करें। एक विद्यालय किस प्रकार से खेल कूद के आयोजन के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उद्भव काल से वर्तमान काल तक न जाने लोग संस्कृति में कितने स्थानीय खेलों की परंपरा विकसित हुई है और कितनी लुप्त हो गई कहा नहीं जा सकता है। घर में, घर के बाहर, चौपाल में, खुले मैदान में, जल और पेड़ों में अनेक स्थानीय लोक खेल आज भी मिलते हैं। सभी खेल किसी न किसी बिंदु पर आधारित होते हैं, जैसे ऋतु पर, जल में तथा सामग्री पर। स्थानीय खेल के प्रेमियों एवं निर्माताओं ने छोटी से छोटी व्यर्थ वस्तुओं को भी खेल का आधार बनाया है। ऐसे भी बहुत सारे खेल हैं जिसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से ऐसे ही अनेक खेलों का उद्भव हुआ है और वे स्थापित हो गए हैं। स्थानीय खेल के नाम क्या क्या है? खेल के नाम: गोटा, सतकोटिया, छीरा, गिल्ली, दलिये गिल्ली, बनौला, चूहौल, मटकी फोड़, चूड़ी, बिनौल, लुकावल, बिलस, रंगरछी, भोटकुल, छुआवल, चोर सिपाही, नदी पहाड़, फली इत्यादि अनगिनत खेल यहाँ पर कुछ खेलों का सार नीचे दिया गया, जैसे कि रेस टिप हो गया, गेड़ी हो गया, रस्सी कूद हो गया, मटकी फोड़ हो गया, पिट्ठूल हो गया, ये हो गया रेस टिप। देख रहे हैं रेस टिप। आगे चलते हैं। सब खेल दिया है, सब खेल का नियम दिया है कि किस खेल में क्या नियम है, उसके बारे में दिया है। एथलेटिक्स वाला दिया है, जो हम लोग को मैराथन नहीं होता है, ओलंपिक खेल, उसका दिया है, प्रमुख खेल है एथलेटिक्स है। यूँ तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी उस समय से पृथ्वी पर एथलेटिक्स का प्रारंभ समय माना जा सकता है। वैसे ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक एथलेटिक्स यानी खेल के रूप में दौड़ने की विस्तृत कला का प्रदर्शन होता रहा है। एथलेटिक्स के अंतर्गत कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती है। भारत में एथलेटिक्स प्राचीन काल से ही तथा आज के समय में पुलिस सेवा तथा सेना के लिए इन खेलों का बहुत आवश्यक होता है। इसमें दौड़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का दौड़ होता है, 800 और 15 मीटर का भी दौड़ होता है, और 3000, 5000 और 10,000 मीटर का भी दौड़ होता है। उसके बाद होता है हमारे, आगे चलते हैं हम लोग। उछाल लेना ये है, लोग कूदता है गदा पर। उसके बाद है गोला फेंक वाला भी है, ये भी एथलेटिक्स में आता है। गोला फेंक, इसमें क्या करता है 8 पाउंड का क्या करता है आदमी फेंकता है। खिलाड़ियों की संख्या 3 से अधिक नहीं होता है। गोला ही रहता है, उसके गोला के अंदर से फेंका जाता है उसको। आगे हम लोग चलते हैं, गोला फेंका जाता है उसको। और आगे हम लोग चलते हैं व्यायाम, योग एवं स्थानीय खेल। अगला टॉपिक है हम लोग का। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा की अवधारणा तथा योग की प्रमुख गतिविधियाँ इसमें पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है। देखिए, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा
मानव शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं द्वारा बना है तथा ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक खास तंत्र प्रणाली बनाती है। इसी तरह विभिन्न तंत्र प्रणालियां मिलकर शरीर का निर्माण करती है। संभवतः शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य परखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। शरीर के सभी अंगों द्वारा ठीक प्रकार से काम करने एवं बिना किसी तकलीफ के सभी कार्यों को पूरा करने पर हम स्वस्थ शरीर की घोषणा कर देते हैं। शारीरिक शिक्षा के ज्ञान से विशेष तौर से व्यक्ति को जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत आचरण, व्यवहार, जिम्मेदारी या सामाजिक एवं भौतिक मूल्यों की पहचान होती है। शारीरिक शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य को विस्तृत रूप से समझने के लिए विशेष घटक चुस्ती का पुष्टता, स्नेह, निष्कष्टता का, अखंडता का, दृढ़ शक्ति का, ये सभी घटक संयुक्त रूप से एक संतुलित शरीर का निर्माण करते हैं जो हमारी अनमोल धरोहर है। देखिए, योग को विद्यालय में प्रभावी बनाने के संबंध में कुछ सुझाव दिया गया है। माने योग को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं। देखिए, योग विषय में रुचि रखने वाले शिक्षकों को ही इस दिशा में क्रमशः सबकी रुचि बढ़ानी है, यह उद्देश्य हो। दूसरा है प्रार्थना सभा प्रभावी बनाई जाए। जप, मौन, ध्यान का भी प्रदर्शन सभा में समावेश हो। योग संबंधी विशेषकर यम नियम का भी व्याख्या करने वाली कहानियाँ प्रार्थना सभा में सुनाई जाए। तीसरा है योग कक्ष या ध्यान कक्ष की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जाए। चौथा है आवासीय विद्यालयों में इसे नित्य प्रति कार्यक्रम में रखा जाए। पांचवा है योग प्रशिक्षण की प्रक्रिया अनवरत बनाई रखी जाए। छठा है योग की प्रक्रिया की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए योग डायरी बनवाना उपयुक्त होगा। सातवां है मंद बुद्धि के बच्चों के लिए योग की विशेष कक्षाएं ली जाए तथा उनके विकास का मूल्यांकन किया जाए। आठवां योग पखवाड़ा मनाया जाए जिसमें योग के बारे में विस्तार से बताएं। नौवां है योग के अंतर्गत मौन का अभ्यास कराया जाए एवं उनका महत्व बनाया जाए। 10वां है ओम या कोई मंत्र अधिकतम लिखित जप का रूप में के लिए प्रेरित किया जाए। 11 है आने वाले महापुरुषों की जयंती पर महापुरुषों के संबंध में जीवन का वही हिस्सा लिखना जिसमें योग का प्रभावी रूप आया हो। 12 है अनेक विद्यालयों को मिलाकर इकाई बना सकते हैं और उनकी योग पर भाषण प्रतियोगिता रखी जा सकती है। 13 है बच्चों या बड़ों की बैठक में भी प्रारंभ में ओंकार और ध्यान का थोड़ा कार्यक्रम कराकर फिर अंत में किसी भजन से समाप्त करना उपयोगी होता है। 14 है कक्षा शिक्षण में बेला प्रारंभ होने से पूर्व ध्यान या उकार कराए तब शिक्षण प्रारंभ करें, अधिक आनंद आएगा। 15 है कक्षा में शिक्षक के पूर्व गत दिवस की अध्यापित विषय वस्तु को ध्यान में स्मरण करना तथा आने वाले विषय वस्तु से संबंध जोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। 16 विद्यालयों के वार्षिक उत्सव में योगासन का अच्छा एवं प्रभावी प्रदर्शन रखा जाए। यह ध्यान में रहे कि समग्र योग के साथ स्पष्टीकरण किए बिना इनका योग दृष्टि से कोई मूल्य न होगा, केवल प्रदर्शन वृत्ति का बढ़ावा मिलेगा। 17 है प्रदर्शनी लगाई जाए विशेष विषय देकर, सत्यम शिवम या सुंदरम कार्य पर आधारित लिया जाए। 18 है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास में योग का क्या परिणाम रहा यह अनुभव कर उसे बताएं। 19 है मनोवैज्ञानिक सुधार लेकर विद्यालय के आयु वर्ग के अनुसार कुछ परीक्षण किया जाए, फिर देखें कि उन पर क्या क्रमिक परिवर्तन परिणाम आते हैं, इसका अध्ययन किया जाए। योग प्रार्थना, उनको योग प्रार्थना दिया जाए। और देखिए गायत्री मंत्र हो गया, ये सब शांति पाठ ये सब योग में कराया जाता है। योग क्या है आइए जानते हैं। देखिए भव तापेन तप्त नाम योगो ही परसो देखिए क्या करा है, भव तापेन तप्त नाम योगो ही परमोषधम योगासन। योग शब्द युज धातु से बना है। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, एक हो जाना ही योग है। योग चर्चा महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में उपदेश किया है। योगासन हेतु सावधानियाँ, देखिए योगासन हेतु सावधानियाँ। योगासन करने में
पूर्व शौच स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। दूसरा है प्रातःकाल योगासन करना अधिक लाभकारी होता है। तीसरा है योगासन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, पसीने को पंखे से न सुखाएं। शरीर का तापमान समान होने पर स्नान करें। चौथा है योगासन के आधा घंटा पश्चात दूध, दलिया, फल या अंकुरित अनाज थोड़ी मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। पांचवा है आसन एकांत तथा धूल मिट्टी व धुआं रहित स्थान पर किया जाना चाहिए। घर की छत, पार्क, नदी के किनारे अथवा ऐसे खुले स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध हवा आती जाती हो। अधिक ठंडा में योगासन खुले कमरे में करें। छठा है आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। सातवां है समतल भूमि पर गर्म कंबल, मोटी दरी बिछाकर ही आसन करें। खुले भूमि पर बिना कुछ बिछाकर आसन कभी न करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाले विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। आठवां है स्वास्थ्य मुंह से न लेकर नाक से ही लेना चाहिए। नौवां है आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें, धैर्यपूर्वक आसन करें। 10वां है आसन के पूर्व थोड़ा ताज़ा जल पीना लाभदायक है। संधि स्थलों का मल निकालने में जल बहुत सहायक होता है। 11 है आसन की स्थिति में स्वास्थ्य प्रवास का विशेष ध्यान रखें। 12 है आसन करते समय शरीर में जिस स्थान पर खिंचाव पड़ रहा हो, कष्ट होने लगे या पीड़ा का अनुभव हो तो उस अभ्यास को तुरंत बंद कर देना चाहिए। 13 है आसन जितने समय तक सरलता से कर सके उतने समय तक ही करें। 14 है आसन नियमित तथा एकाग्रचित्त होकर प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए। 15 है आसन में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। 16 रुग्णावस्था में कुशल योग शिक्षक की देखरेख में विशेष आसन करना चाहिए। 17 है भोजन के 4 घंटे बाद ही आसन किया जा सकता है। अब कहेंगे आसन क्या है। देखिए योग शास्त्रों में परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन हैं, अर्थात पृथ्वी में जितने जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं, लेकिन सभी 84 लाख आसनों को आज कोई नहीं जानता, इसलिए 84 आसनों की ही प्रमुख माना जा गया है। शुद्धिकरण के बाद आसनों का अभ्यास शारीरिक स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए किया जाता है। आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुखपूर्वक रह सकते हैं, तब उस स्थिति को आसन कहलाती है। योग सूत्रों के आसन का परिभाषा क्या है। स्थिर सुख आसनम है। स्थिर सुख आसनम है जिस शारीरिक स्थिति में आप स्थिर रह सके और सुख का अनुभव करें, वह आसन है। आसनों को सिखाने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, गतिशील आसन और स्थिर आसन। गतिशील आसन आसनों से शरीर को नियंत्रित में लाने और लचीला बनाने का अभ्यास करते हैं और बाद में अपनी क्षमता अनुसार स्थिर आसनों का अभ्यास करते हैं। आसनों का उद्देश्य शरीर के मानसिक कष्टों को मुक्ति दिलाना और शरीर स्वस्थ सुंदर बनाना है। ये है कोणासन। देख रहे हैं कैसे कोणासन हो रहा है। दोनों पैर लगभग 1.5-2 फीट के अंतर पर फैलाकर खड़े हो जाए, ये होता है कोणासन। ये होता है द्विकोणासन। उसके बाद होता है हमारा त्रिकोणासन। ये है हमारा त्रिकोणासन। ये है मंडूकासन। ये हमारा सुप्त वज्रासन, चक्रासन, मत्स्यासन है, सूर्य नमस्कार। ये सब क्या है, सूर्य नमस्कार है। ये है द्वितीय अवस्था ओम का, ओम रवैये नमः, ये सब है। चतुर्थ अवस्था ये हो गया ओनम भवनो भानवे नमः, ओम भानवे नमः, चतुर्थ अवस्था है। ये सब का विधि उधि सब दिया है, उतना ज़रूरी नहीं है, ये सब इतना दिखा दिए। ये सब कोई उतना खास नहीं है, ये सब योग का दिया है, कौन कौन योग है इसको जानना उतना ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार हम लोग का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया। इसी
जो हम लोग पढ़े हैं इसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा और अपने विवेक का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से टॉपिक बना बना के लिखिएगा लोग, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अंत में जय हिंद।